Today we are going to attend a new topic, mitosis. Mitosis of cell division. सेल डिवीजन के अंदर हम माइटोसिस पढ़ेंगे, यानी समसूत्री विभाजन. किसकी बात कर रहे हैं? समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं. तो देखो भाई, विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो समसूत्री और एक अर्धसूत्री. समसूत्री और अर्धसूत्री. समसूत्री विभाजन की हम बात करेंगे तो विभाजन कोई भी हो, देखो पहले तो इंटरफेज आ जाएगी. इंटरफेज में पूर्व तैयारियां हो जाती है. उसके बाद में एम फेज चलती है. एम फेज में हम दो काउंट करते हैं, माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस और मियोसिस. अब जो माइटोसिस है इसको हम पढ़ते हैं, तो माइटोसिस को हम दो तरीके से पढ़ेंगे. एक तो इसमें पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक विभाजन. क्या होता है? और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन. क्या होता है? अब जो कैरियोकाइनेसिस है, जो कैरियोकाइनेसिस है, जो कैरियोकाइनेसिस है उसकी चार स्टेज है भाई. एक तो प्रोफेज, मेटाफेज, क्रम से याद रखो, एनाफेज और टीलोफेज. पहले प्रोफेज पढ़ेंगे, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज. और आपको एक चीज बता दूं, आपके काम थोड़ा सरल हो जाएगा. प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होता है टीलोफेज. प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होता है टीलोफेज. तो ये प्रोफेज अवस्था है. कैरियोकाइनेसिस की चार अवस्थाएं हैं, इसमें पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज अवस्था. तो प्रोफेज अवस्था जस्ट इंटरफेज के बाद आएगी. पहले तो इंटरफेज चल ही रहा है, इंटरफेज के बाद आएगी. तो हम एक बार थोड़ा सा यहां पर पहले इंटरफेज को देखेंगे. किसको देखेंगे? ये इंटरफेज अवस्था है. कौन सी अवस्था है? इसमें देखो दो चेंजेस हो रहे हैं. पहला चेंजेस तो क्या हो रहा है कि जो क्रोमेटिन, जो धागे जैसी संरचना पड़ी थी इसके अंदर, ये कंडेंस होने लग जाएगी, गाढ़ी होने लग जाएगी, कंडेंस होने लग जाएगी. और कंडेंस होने से ये जो धागे जैसी संरचना ऐसी थी, ये गुणसूत्रों में बदलने लग जाएगी. समझ में आ रही है बात? पहले तो ये धागे जैसी थी, फिर ये संघनित हो रही है और गुणसूत्रों में बदल रही है. किस में बदल रही है? गुणसूत्रों में बदल रही है. ठीक, तो यहां से स्टार्ट करते हैं. इसके अलावा जो सेंट्रियोल है, जिसको आप तारकाय कहते हो, वो दो भागों में टूट जाता है. ठीक है, यानी अपना डुप्लीकेशन कर लेता है. अगर आप सीधे से देखो, यहाँ की जो इंटरफेज है वो डुप्लीकेशन करती है. और जैसे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है, वैसे क्रोमोसोम का भी डुप्लीकेशन होता है. किसका? क्रोमोसोम. यानी एक क्रोमोसोम ऐसे, तो दूसरे उसके पास दूसरा क्रोमोसोम ऐसे डुप्लीकेशन में आ जाता है. ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर डुप्लीकेशन की जो प्रक्रिया होती है, सिर्फ डुप्लीकेशन की प्रक्रिया होती है, गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी. गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि नहीं होगी. तो ये देखो क्रोमेटिन है, और क्रोमेटिन शीघ्र ही यहां पर किस में चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम में. क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाता है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखा रखी है. और इस स्टेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी थोड़ी लुप्त होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका भी है. क्या है? केंद्रिका भी है. यहाँ पे धीरे धीरे न्यूक्लियोलस अब्सेंट होने लग जाएगी. अब देखो यहाँ पे अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, ज्यादातर तो एक ही डायग्राम होता है, लेकिन इसको समझने के लिए दो बना देते हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज. अर्ली प्रोफेज की अगर हम बात करें तो आप जानते हो थोड़ा जल्दी हो रहा है काम. पहले क्या हो रहा है, फिर बाद में क्या हो रहा है.
ये जो तारकाय है, ये जो सेंट्रियोल है, ये बट गया। अब बटकर ये विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगेगा, एक तो यहाँ, एक दूसरी तरफ आने लगेगा ऐसे धीरे धीरे। एक काम तो ये हो रहा है अर्ली के अंदर, और धीरे धीरे ये लुप्त होने लग गई, यानी देखो जगह जगह कटने लग गई है। कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन लुप्त होने लग गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर यहां पर स्पिंडल फाइबर यानी तरकु तंतु पहले ही बन गए थे इंटरफेज में, तो ये देखो एक ध्रुव की तरफ ये पहुंच गया पूरी तरीके से, एक सेंट्रियोल, एक ये पहुंच गया दूसरी ध्रुव की तरफ। और ये जो तरकु तंतु हैं, ये तरकु तंतु बीच में आकर कुछ इस प्रकार से सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुणसूत्र जो हैं वो अलग अलग व्यवस्थित है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, लेकिन इनको पकड़ लेते हैं। तो गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो ये डुप्लीकेशन में आ गया था, और ये जो है इसको आप कहोगे सेंट्रोमियर। क्या कहोगे? और हिंदी में आप कहोगे इसको गुणसूत्र बिंदु। क्या कहोगे? और गुणसूत्र बिंदु से ये जो तरकु तंतु है, जिनको इंग्लिश में स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ये इनको ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, जब आपने सेल का चैप्टर पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, तो आपको पता होना चाहिए गुणसूत्र बिंदु के पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है। डिस्क रूपी संरचना होती है, तो ये काइनेटोकोर से जाके जुड़ जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से बंद कर सेट कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? अब अगली स्टेज क्या होगी? ये हो गया। इसी में इंटरफेज को साथ लेके बता रहे प्रोफेज का ही। इंटरफेज अवस्था में क्रोमेटीन संघनित होकर गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। इंटरफेज अवस्था से बताना पड़ेगा आपको। इंटरफेज अवस्था में ही तारकाय का द्विगुणन हो जाता है। द्विगुणन मतलब दो होने लग गए वो, ठीक है। अब आ गई मेटाफेज अवस्था। कौन सी आ गई? मेटाफेज। ये प्रोफेज को वैसे ही समझा रखा है डायरेक्ट, ठीक है, क्लियर। मैं अलग से लिखवा दूंगा आपको बोल के, क्लियर। ये मेटाफेज अवस्था है। कौन सी? मेटाफेज अवस्था में सीधा सा आप देखो कुछ नहीं हो रहा है, सारे जो क्रोमोजोम है वो पहले आड़े तिरछे पड़े थे, अब सारे एक लाइन में आ जाएंगे, सारे एक लाइन में आ जाएंगे, और एकदम एकदम एक लाइन में आके एक मध्य प्लेट बना लेंगे, मिड लाइन बना लेंगे। क्रोमोजोम लाइन अप अलोंग मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट पे सारे आके व्यवस्थित हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो सारे क्रोमोजोम जो हैं कुछ इस तरीके से मध्य में आके सेट हो गए, कुछ इस तरीके से मध्य में आके सेट हो गए, क्लियर। अब आपकी अगली है एनाफेज। कौन सी रहेगी? एनाफेज में क्या होगा? ये फट जाएंगे बीच से, ये बीच से फट जाएंगे ऐसे, ठीक है। यानी इस फेज के अंदर, एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो गुणसूत्र बिंदु है वो बीच से टूट जाएगा। लेकिन पहले आप मेटाफेज का पढ़ लो, ठीक है। इस स्टेज में द्विगुणित हुए क्रोमोसोम गुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर से तरकु तंतुओं द्वारा जुड़कर कोशिका की मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये इंग्लिश में बात दे रखी है, द डबल्ड क्रोमोसोम्स विथ दियर सेंट्रोमियर्स अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर लाइन अप एट मिड सेल इन द मेटाफेज, यानी वो मिड लाइन पे आके सेट हो जाते हैं, क्लियर। ये मेटाफेज वाला है। एनाफेज की अगर हम बात करें तो देखो मेटाफेज और एनाफेज में क्या अंतर है? मेटाफेज में सारे बीच में है, और अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आधा तोड़ू तो, और आधा इस तरीके से हो जाएगा। बोलो इस तरीके से, ये क्या खिंच गए और एक दूसरे की तरफ से हट गए। अब एनाफेज के अंदर क्या होता है, ये गुणसूत्र बिंदु जो है बीच में से टूट जाएंगे और सारे विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगेंगे। एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है, ठीक है। गुणसूत्रों की भुजाओं को क्रोमेटिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है। तो ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स ब्रेक एट द सेंट्रोमियर एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट एंड एंड्स
ऑफ द सेल, यानी क्रोमोसोम्स ब्रेक एट सेंट्रोमियर, यानी क्रोमोसोम टूट गए कहाँ से, सेंट्रोमियर से। एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से, ये इसके साथ सिस्टर क्रोमेटिड्स है, पहले तो एक ही तो थे, अरे दोनों भाई तो हैं, भाई बोल दो बहन बोल दो, लेकिन इनको अलग अलग कर दिया आपने, तो बहन तो उसी की कहलाएगी ना अब, तो इसको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्या कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहे एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, अलग अलग है, तो इसका इसके साथ क्या कहलाएगा, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्या कहलाएगा। अब ये सिस्टर तो हैं, लेकिन सौतेली हो गई, ऐसे मान लो अलग अलग हो गई, ठीक है, ये बात समझ में आई। एनाफेज, इस चरण में गुणसूत्र बिंदु बीच से टूट जाते हैं, जिसके कारण आधे क्रोमोसोम एक ध्रुव की तरफ चले जाते हैं तथा आधे क्रोमोसोम एक दूसरे ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। एनाफेज में ये, इस चरण में गुणसूत्र लगभग अपने दोनों ध्रुवों की तरफ पहुंच जाते हैं तथा सेल मेम्ब्रेन बीच में से सेंटर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाती है। ये बात और बता दूं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेंटर की तरफ पिंच होना स्टार्ट हो जाती है। पिंच जानते हो ना आप, ऐसे दबना, पिंच होना स्टार्ट, क्योंकि अब क्या होगा, अब सेल डिवीजन भी तो होगा, तो अंदर की तरफ पिंच होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। टीलोफेज का मैंने बताया, जस्ट अपोजिट कर दो आप किसका, प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या था, प्रोफेज के अंदर आप बोल रहे हो कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट हो गई थी, केंद्रिका चली गई थी, और क्रोमेटिन से क्या बन गए थे, गुणसूत्र बन गए थे। अब उल्टा करो, गुणसूत्र वापस से क्रोमेटिन में बदल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ गई, केंद्रिका वापस से आ गई, बस। इसे रिकवरी फेज भी कहते हैं। इसमें कोशिका की उपापचयी दर बढ़ने लगती है तथा ध्रुवों पर गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली प्रकट हो जाती है। इसके साथ ही केंद्रिका, गोल्जिका, ईआर पुनः प्रकट होने लगते हैं तथा क्रोमोसोम धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं, क्रोमेटिन में। उल्टा हो गया, सारा सिस्टम उल्टा हो गया, और ये पिंच हो गई अंदर, पिंच तो हो रही थी ना, ये पिंच हो गई, ठीक है। इस प्रकार से ये इसमें दिखा रखा है, क्लियर, ये टीलोफेज हो गया। अब है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होता है वो दो तरीके से होता है, यानी जंतुओं में जो होता है वो खांच विधि द्वारा होता है, और पादपों में जो होता है वो पट्टी विधि द्वारा होता है। खांच विधि में क्या होता है, हाँ, जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजन खांच विधि द्वारा होता है। इस विधि में कुछ सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु कोशिका के मध्य भाग में व्यवस्थित हो जाती है, इन्हें मिड बॉडी कहते हैं। इसके बाद मिड बॉडी में संकुचन प्रारंभ होता है, जिसके कारण कोशिका झिल्ली बाहर से अंदर की तरफ एक खांच बना लेती है और दो चीजें बन जाती है। ये कुछ ऐसे था, तो पहले मिड बॉडी बन गई, अब मिड बॉडी बनने के बाद कुछ इस प्रकार से मिड बॉडी बन गई, सूक्ष्म नलिकाओं और तंतुओं के जमने से बन गई। बनने के बाद इसमें संकुचन प्रारंभ हुआ, तो संकुचन से खिंचना स्टार्ट हुई बाहर से सेंटर की तरफ, और ऐसी कंडीशन से एक सेल से दो सेल बन गई, तो ये दो सेल बन गई, एक ऊपर से बन गई एक नीचे, हमें दो सेल ही तो बनानी थी। ये तो हो गई खांच विधि। और एक है प्लेट विधि, ये पादपों में होती है, पी से याद रखो, प्लेट प्लांट, याद रह जाएगा, प्लेट प्लांट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक बीच में फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, क्या बनता है, और फ्रेगमोप्लास्ट बनने के बाद वो अंदर से बाहर की तरफ निकलता है, उसमें बाहर से अंदर की तरफ, इसमें अंदर से बाहर की तरफ, यानी वो बाहर से अंदर की तरफ टूटती है, ये अंदर से बाहर की तरफ टूटता है। इस विधि में सर्वप्रथम गोल्जी पुट्टिकाएं मध्य रेखा पर व्यवस्थित, सर्वप्रथम गोल्जी पुट्टिकाएं, यानी कोशिका के अंदर तो पड़ी हैं गोल्जिकाएं, तथा एक संरचना बना लेती है, इसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। इसके बाद ईआर तथा तर्कु तंतुओं के टुकड़े यहाँ जमा होने लग जाते हैं और कोशिका पट्टी का निर्माण हो जाता है, और शीघ्र ही गोल्जी पुट्टिकाएं कैल्शियम और पेक्टेड को छोड़ देती हैं, और ऐसा करने से मध्य पटलिका बन जाएगी। और आप जानते हैं पादप कोशिका में मध्य पटलिका होती है, जो पके फलों में फिर लुप्त हो जाती है, तो पहले मध्य पटलिका बन जाएगी। यहाँ पे मध्य पटलिका
और कोशिका पट्टी मध्य पटलिका में बदल जाती है, मध्य पटलिका केंद्र से परिधि की ओर बढ़ने लगती है, यानी बीच से साइड की तरफ जाने लगती है और वो बाहर से अंदर की तरफ आती है। ये अंतर जरूर याद रखना आप बस, ठीक है। और कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।